डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे न्यायपालिका के बारे में, जिसमें अपन ने पिछली कक्षा में न्यायाधीशों की योग्यता, न्यायाधीशों को पद पर नियुक्ति किस प्रकार से दी जाती है, जिसमें प्रचलित वर्तमान व्यवस्था है कॉलेजियम, उसके बारे में, जो 99वें संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था, उसके बारे में पढ़ चुके हैं। न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है, उसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे अपन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रोसेस, यानी महाभियोग प्रक्रिया। न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की कौन सी प्रक्रिया है, तो वह है महाभियोग। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 124 अनुच्छेद 124 के अंतर्गत संविधान के अंदर यह प्रावधान किया गया है, अगर कोई न्यायाधीश अपने कर्तव्य के प्रति उन्मुख नहीं होता है, सिद्ध कदाचार आदि के आधार पर उस पर महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा सकती है। और यह महाभियोग की प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी पहले प्रारंभ की जा सकती है। जैसे कि अपन सब जानते हैं, भारतीय संसद के 2 सदन हैं। मैं यहाँ डायग्राम के माध्यम से आपको बता रहा हूँ, लोकसभा और राज्यसभा। यह महाभियोग की प्रोसेस न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में संसद के किसी भी सदन में लाई जा सकती है। अगर पहले ये लोकसभा में आती है तो लोकसभा के कुल 100 सदस्य लिखित में स्पीकर को ये सूचना देंगे। अगर ये पहले आती है राज्यसभा में तो राज्यसभा के 50 सदस्य लिखित में इसके सभापति को सूचना देंगे। उसके बाद में यह अध्यक्ष या सभापति इस प्रकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो उससे आगे की प्रोसेस जारी करता है, लेकिन उसको खारिज करने की भी शक्ति इसके स्पीकर और सभापति के पास होती है। अगर ये प्रस्ताव स्पीकर स्वीकार कर लेता है तो उसके बाद में लिखित में 14 दिन पूर्व जो संबंधित अभियुक्त, जो न्यायाधीश होता है जिसके विरुद्ध महाभियोग लाया जा रहा है, उसको सूचना देनी आवश्यक होती है। 14 दिन पूर्व, याद रखना, 14 दिन पूर्व में यह सूचना दी जानी आवश्यक है। उसके बाद में यह आगे की प्रोसेस स्टार्ट की जाती है। इस महाभियोग के संबंध में एक न्यायिक जांच समिति का गठन किया जाता है, यानी जो ये महाभियोग लाया गया है उसके संबंध में एक न्यायिक जांच समिति का गठन किया जाता है। और इस न्यायिक जांच समिति के गठन में कुल 3 सदस्य होते हैं। कुल 3 सदस्य होते हैं, जिसमें एक तो सर्वोच्च न्यायालय का सेवारत न्यायाधीश, जो इस समिति का अध्यक्ष होता है। एक सदस्य होता है, वह होता है या तो सर्वोच्च न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का, या फिर किसी हाई कोर्ट का सेवारत न्यायाधीश होता है। और एक सदस्य होता है, वह होता है एक अच्छा कानून का ज्ञाता, यानी विधि प्रणेता। ये 3 सदस्य इस राष्ट्रीय जो ये न्यायिक जांच समिति है
वह इस महाभियोग के संबंध में गहन जांच करती है। उस जांच के दौरान जिस न्यायाधीश के विरुद्ध जो ये प्रस्ताव लाया गया है, वह न्यायाधीश या तो स्वयं या अपना कोई प्रतिनिधि भेजकर इस समिति के समक्ष अपना पक्ष रख सकता है। वो पक्ष ये समिति सुनती है, उसकी बात माने या नहीं माने वो उस पे ज्यादा निर्भर नहीं है। ये समिति बिल्कुल निष्पक्ष जांच करती है, निष्पक्ष जांच करेगी। अगर ये जांच में बिल्कुल सही पाया जाता है, उसके बाद में जिस सदन में पहले आया था उसी सदन के स्पीकर या अध्यक्ष को सौंप दिया जाता है। उसके बाद उसी सदन में, जिस सदन में पहले लाया गया था उसी सदन में उसको कुल सदस्यों के बहुमत के आधार पर या दो तिहाई बहुमत के आधार पर उस प्रस्ताव को पारित करना होता है। और अगर ये प्रस्ताव मान लीजिए पहले लोकसभा में आया था तो ये लोकसभा में 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पारित हो जाता है। उसके बाद में ये दूसरे सदन में जाता है और दूसरे सदन में भी कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पारित होना चाहिए। उसके बाद में ये प्रस्ताव जाएगा राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए और राष्ट्रपति जब इस प्रस्ताव को मंजूरी दे देता है, उसके बाद में वह जो न्यायाधीश है जिसके विरुद्ध यह महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, वह न्यायाधीश पद से हटा हुआ माना जाता है, यानी पद से हटा हुआ माना जाता है। तो यह एक प्रोसेस है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की, यानी संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। पहले लोकसभा में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। अगर लोकसभा में आता है तो लोकसभा के 100 सदस्यों के पहले हस्ताक्षर चाहिए। अगर राज्यसभा में आता है तो 50 सदस्यों के हस्ताक्षर चाहिए। उसके बाद में एक जांच समिति बनाई जाती है। वह उस जांच समिति में 3 सदस्य होते हैं और वो उसकी गहन जांच करते हैं। जांच के दौरान जिस न्यायाधीश के विरुद्ध ये प्रस्ताव आया है, उस न्यायाधीश को अपना पक्ष रखने का अधिकार होता है। या तो वो स्वयं या अपना कोई प्रतिनिधि भेजकर अपना पक्ष रख सकता है। अगर ये जांच बिल्कुल सही साबित होती है, उसके बाद जिस सदन में पहले लाया जाता है उसी सदन में भेजा जाता है। वहां से बहुमत के आधार पर पारित होने के बाद दूसरे सदन में और दूसरे सदन के बाद में राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ये पद से हटा हुआ माना जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है यहाँ से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में। तो यह आपको ध्यान में रखना है। और इसी के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात आपको और बता देता हूं। हालांकि इस प्रकार की प्रोसेस भारत के संविधान के अंदर आज तक नहीं आई है, और अगर कभी आई भी है तो उससे पहले या तो न्यायाधीश ने अपना इस्तीफा दे दिया या फिर उसने न्यायाधीश के इस्तीफे के साथ ही वो प्रस्ताव खारिज हो जाता है, या फिर वो प्रस्ताव इस प्रकार का कभी पारित नहीं हुआ। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ऐसे थे, वी रामास्वामी, जिसके विरुद्ध मई 1993 में इस प्रकार का प्रस्ताव आया था। लेकिन उस समय जो सत्ता पक्ष में थी कांग्रेस, उसने उस मतदान प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया, इसलिए वह लोकसभा में पारित नहीं हुआ था। और एक दूसरा ऐसा एक और भी न्यायाधीश था जो अपने कोलकाता हाई कोर्ट का था, सौमित्र सेन। इन्होंने भी 2011 के अंदर इस महाभियोग का जो प्रस्ताव है उसका सामना किया था। तो ये आपकी सामान्य जानकारी के लिए 2 क्वेश्चन और इनको भी आप साथ में ध्यान में रखेंगे। इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं अपन। एक क्वेश्चन और बनता है इसी पार्ट के अंदर, न्यायिक सक्रियता। न्यायिक सक्रियता यानी न्यायिक सक्रियता किसे कहेंगे? यानी जब न्यायपालिका अपने कार्य की सीमा से बाहर जाकर, यानी जब यह संसद और कार्यपालिका के मामलों में हस्तक्षेप करती है, जिनका उद्देश्य केवल और केवल लोक कल्याणकारी भावना होता है, उसी प्रकार की प्रोसेस को अपन न्यायिक सक्रियता कहते हैं।
और इस जो ये न्यायिक सक्रियता है, इसमें हिंदुस्तान में शुरुआत हुई थी 1980 के दशक के दौरान, जिस समय वह भी चंद्रचूड़ न्यायाधीश थे, और उसको आगे विस्तार करने का जो कार्य किया था वह पीएन भगवती ने किया था। और इस न्यायिक सक्रियता के संबंध में ही दो पक्ष भी रखे जाते हैं। इसके कुछ अपने फायदे भी हैं और इसके कुछ लॉस भी हैं। तो उसमें जो प्रॉफिट है वो देखते हैं। पहले न्यायिक सक्रियता का पक्ष क्या है, यानी ये अपने लिए किस प्रकार से उपयोगी है। पक्ष, न्यायिक सक्रियता का पक्ष। न्यायिक सक्रियता लोक कल्याणकारी राज्य बनाने में बल देती है, यानी लोक कल्याणकारी राज्य बनाने में बल देती है। और जनहित याचिकाओं के माध्यम से सामाजिक निर्णयों को भी विस्तार है वो उनको गरीबों तक करती है। इसी के साथ ही इसका एक महत्वपूर्ण और है इसका पक्ष, वह यह भी है कि न्यायिक सक्रियता के कारण कार्यपालिका और विधायिका है उसको अपने कार्य के प्रति जागरूक किया है। ये न्यायिक सक्रियता के कुछ पक्ष में तर्क हैं, और अब कुछ इसके विपक्ष में भी तर्क देते हैं लोग। जो विपक्ष में तर्क देते हैं उनका यह मानना है कि इससे न्यायिक अवमानना में वृद्धि हुई है और कार्यपालिका व न्यायपालिका में आपस में टकराव की भी स्थिति उत्पन्न हुई है। और इस जनहित याचिका के माध्यम से कई बार लोग सस्ते में अपनी लोकप्रियता हासिल करने के लिए इसका दुरुपयोग भी किया है। इस प्रकार की प्रोसेस इसके विपक्ष में रखी जाती है। इससे आगे अपन देखते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन यहां से भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। न्यायिक पुनरावलोकन से आप क्या समझते हैं? तो सबसे पहले देखते हैं न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या है। न्यायिक पुनरावलोकन न्यायालय की एक ऐसी शक्ति है जिस शक्ति के बल पर जो अपने पार्लियामेंट है अर्थात जो व्यवस्थापिका उसके द्वारा बनाए गए कानून और कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए जो आदेश होते हैं, उन आदेशों की, उन नियम कानूनों की इस प्रकार से जांच करती है कि व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए नियम कानून, कार्यपालिका द्वारा जो आदेश जारी किए गए हैं वह कहीं संविधान के मूल ढांचे के अनुकूल हैं या नहीं। यानी जो व्यवस्थापिका है, व्यवस्थापिका अर्थात विधायिका, वह विधायिका के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं तथा कार्यपालिका के द्वारा जो आदेश जारी किए जाते हैं वे संविधान के अनुकूल हैं या नहीं। यानी ये जो भी नियम कानून बनाते हैं, आदेश जारी करते हैं, वो संविधान के अनुकूल हैं या नहीं। संविधान के अनुकूल हैं या नहीं, यानी ये संविधान के मूल ढांचे के अनुसार ही होने चाहिए। अगर विधायिका या कार्यपालिका ऐसे नियम कानून या आदेश जारी कर देते हैं जो संविधान के मूल ढांचे के अनुरूप नहीं है, तब न्यायपालिका इस न्यायिक पुनरावलोकन का प्रयोग करते हुए उसको अवैध घोषित भी कर सकती है। अवैध यानी उसको निरस्त कर सकती है। ये पावर है न्यायपालिका की जो एक न्यायिक पुनरावलोकन के तहत मिली हुई है। इस न्यायिक पुनरावलोकन के संबंध में एक महत्वपूर्ण तथ्य और भी है कि न्यायिक पुनरावलोकन की प्रोसेस है ये कहाँ से प्रारंभ हुई। तो इस न्यायिक पुनरावलोकन की प्रोसेस के संबंध में उल्लेखित है कि 1803 के अंदर अमेरिका के अंदर एक मामला आया था, मार्बरी बनाम मेडिसन। उस विवाद के दौरान उस समय के वहां के तात्कालिक जो मुख्य न्यायाधीश थे मार्शन, उसने इस प्रक्रिया को शुरू किया था। और भारतीय संविधान में जो ये न्यायिक पुनरावलोकन का उल्लेख है वह भी अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर लिया गया है। तो इस प्रकार की प्रोसेस है, क्योंकि
न्यायपालिका का कार्य है संविधान की रक्षा करना, एक विधि संगत शासन स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है न्यायपालिका। क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तान का एक सबसे बड़ा न्यायालय है, जिसमें आपको मैं एक बात और बता देता हूं, यहाँ जो अपना सुप्रीम कोर्ट है उसके संबंध में ही कि अपने हिंदुस्तान के अंदर ये न्यायपालिका की संरचना कैसी, उसके संबंध में ये न्यायपालिका की संरचना, न्यायपालिका की संरचना, न्यायपालिका की संरचना के संबंध में स्पष्ट उल्लेख दिया हुआ है कि हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा प्रथम स्तर का जो कोर्ट है वह है, यानी सबसे बड़ा कोर्ट वह है सुप्रीम कोर्ट, यानी सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के जो नीचे के स्तर के हैं वह हैं विभिन्न राज्यों के, जो विभिन्न राज्यों या जो अपने संघ शासित प्रदेश हैं उनके हाई कोर्ट, विभिन्न राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के हाई कोर्ट, ये आते हैं। इसके अधीन आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डीसी, उसके अधीन आते हैं फिर अपने जो ये अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, ये अधीनस्थ, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश प्रत्येक न्यायालय मानेगा, जिसके संबंध में स्पष्ट उल्लेख है। क्योंकि जो इस अपने हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा न्यायालय वह है सर्वोच्च न्यायालय, उसके अधीन कार्य करते हैं विभिन्न राज्य संघ शासित प्रदेशों के जो हाई कोर्ट है वह उसके नियंत्रण में, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और फिर अधीनस्थ न्यायालय। ये एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की न्यायपालिका की जो संरचना है वह एक पिरामिड नुमा है, पिरामिड नुमा, यह आपको ध्यान में रखना है। अब आगे अपन पढ़ते हैं, फिर एक अभिलेख न्यायालय का उल्लेख मिलता है जिसके बारे में बता देता हूं मैं आपको, वहां से क्वेश्चन पूछ सकता है आपकी सामान्य जानकारी के लिए। अभिलेख न्यायालय यानी अभिलेख न्यायालय से कहेंगे जो अपने भारतीय संविधान का आर्टिकल है अनुच्छेद 129, उसके अंदर सर्वोच्च न्यायालय को ही एक अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा दिया गया है। संविधान के आर्टिकल 129 में, संविधान के आर्टिकल 129 में जो अपना सर्वोच्च न्यायालय है उसको ही एक अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा दिया गया है। अब देखते हैं कि अभिलेखीय न्यायालय है क्या, इसका अर्थ क्या है। इसके अपन मुख्यतः दो अर्थ लेते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के जितने भी फैसले होते हैं उनको अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखे जाते हैं। जितने भी निर्णय, जो भी फैसला सर्वोच्च न्यायालय लेता है उसको सर्वोच्च न्यायालय सुरक्षित रखता है अपने पास, ताकि इस प्रकार के मामले किसी अन्य न्यायालय में आते हैं तो उसको एक प्रकार से प्रमाण के रूप में दिया जा सके। और इस प्रकार की स्थिति में ये जो सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय होते हैं वो सभी के सभी न्यायालय मानने के लिए बाध्य होते हैं, जिसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 141 में दिया हुआ है। और इसी के साथ इसका दूसरा पक्ष ये भी है, अगर इस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के किसी निर्णय को अगर कोई न्यायालय मानता नहीं है या कोई व्यक्ति नहीं मानता है न्यायालय, तो इस अभिलेखीय न्यायालय के तहत ही वह उस व्यक्ति के विरुद्ध एक प्रकार से सजा का प्रावधान कर सकता है, जिसमें यह सजा आर्थिक रूप में भी हो सकती है, वह शारीरिक रूप में भी हो सकती है, शारीरिक रूप में भी हो सकती है, अर्थात ये दोनों में भी हो सकती है। उसको आर्थिक जुर्माना भी लगाया जा सकता है, उसको जेल में भी भेजा जा सकता है। इस प्रकार का उल्लेख मिलता है अपने को संविधान के आर्टिकल 129 में कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करेगा। और इसके बाद मैं आपको बताता हूं संविधान के कुछ
महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जिसमें संविधान के आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख, उसकी स्थापना और गठन के बारे में बताया हुआ है। 125 में न्यायाधीशों के वेतन भत्तों के बारे में बताया हुआ है। 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में बताया हुआ है। 127 के अंदर तदर्थ न्यायाधीशों के बारे में बताया हुआ है। 127 में तदर्थ, ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है। तदर्थ न्यायाधीश के बारे में बताया हुआ है, यानी उसके पद का उल्लेख दिया हुआ है। और 128 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की जो बैठक है उसके सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के बारे में बताया हुआ है। और 129 में अपन ने अभी पढ़ा है अभिलेख न्यायालय के बारे में, उच्चतम न्यायालय को दर्जा दिया गया है एक अभिलेख न्यायालय के रूप में। और 131 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकारों, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। संविधान का आर्टिकल 131, यानी इनका प्रमुख क्षेत्राधिकार क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, न्यायालय के क्षेत्राधिकार। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे, उनके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आगे भविष्य में भी आपके काम आएंगे। और आज के लिए इतना ही। कल पढ़ेंगे अपन सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रमुख कार्य एवं शक्तियां, उनके क्षेत्राधिकार के बारे में। धन्यवाद।